हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम वैश्य सिंह सारथी फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन हूँ। सारथी फाउंडेशन पिछले कई सालों से हमारी सोसाइटी और मैनकाइंड के लिए काम करता आ रहा है। हमारा फोकस मेनली महिलाएं और बच्चे रहे हैं। हमने कोशिश किया है हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके वेलबींग के लिए काम कर सके। उसी के लिए हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए जो हम पिछले कई सालों से करते चले आ रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने जिज्ञासा आंसर टू आवर क्वेश्चंस का मंच तैयार किया है। हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। उन्हीं परिस्थितियों को लेकर हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं। कई बार हमें चीज़ों को या डायरेक्शंस हमको मिलते नहीं हैं। जिज्ञासा मंच इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए शुरू किया गया है। हमारी कोशिश है कि हम अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स को इनवाइट करें इस मंच पे और हमारे सवालों का जवाब हम ढूंढें। आज जिज्ञासा के मंच पे हमारे दोस्त और कोलीग मिस्टर आमिर रजा हैं। मिस्टर आमिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इन्वेस्टर हैं और कई सारी संस्थाओं से जुड़े हैं एज अ कंसल्टेंट। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर आमिर से। हेलो आमिर। हेलो। स्वागत है आपका जिज्ञासा के इस मंच पे आज। और आप हम लोगों का एक बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है आमिर। हम लोगों ने कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ किए हैं। इनफैक्ट आपका बहुत बड़ा रोल रहा है सारथी में भी। आपने काफ़ी सपोर्ट किया है कई सारे प्रोजेक्ट्स में। आप हमारे एक बैकबोन की तरह रहे हैं। जिज्ञासा के इस मंच पे आज मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि पहले तो आप हमें बताइए कि आप क्या करते हैं। दूसरा, आप सारथी से क्यों जुड़े हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। और वैसे आपने ज़्यादातर सब कुछ कवर कर ही दिया है। अब कुछ गुंजाइश बची नहीं है बताने के लिए। आपने सभी कुछ उसमें कवर कर दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि उसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और टेबल टेनिस खेलता हूँ। मैं अपने स्कूल टाइम से खेलता चला रहा हूँ और आज भी खेलता हूँ। ये चीज़ शायद इंट्रोडक्शन में छूट गई थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी कंपनी जो सोलस ऑटोमेशन है, इसमें हम लोग हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को एनर्जी सेविंग में। और इसको यूँ कह सकते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हम लोग उनको असिस्ट करते हैं इन इन्वेस्टिंग फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक ऐसा काम है जिसके लिए हम उनके साथ काम करते हैं, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और उनको हेल्प करते हैं कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें ताकि वो सस्टेनेबल बना सकें उसको। ओके, आपने दो वर्ड्स अभी यूज किए, इन्वेस्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएंगे एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। इससे पहले मैं आपके पहले वाले सवाल में एक जो बाद का सवाल था कि ये जो एसोसिएशन है सारथी के साथ, मैं उसको पहले डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म, आपने एक शब्द ये भी आपने भी यूज़ किया, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहा है। तो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन जो होता है वो किसी बिना पे बनता है। यूजुअली क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड एसोसिएशन होते हैं, शॉर्ट टर्म एसोसिएशन जो कहलाते हैं, वो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए होता है, किसी एक डील के लिए होता है, किसी एक इवेंट के लिए होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म एसोसिएशन यूजुअली या तो किसी प्रिंसिपल के तहत बनता है, या किसी पर्पस के लिए बनता है, या किसी कॉज के लिए बनता है। तो जिन कॉज पे आप काम करती चली आ रही हैं अपने टाइम से, वो है औरतों के लिए आपने ट्रेनिंग कैंप्स या विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो आप काम कर रही हैं, कि जिसमें उनको आप ट्रेनिंग देती हैं, आप उनको सिलाई सिखा रही हैं, आप उनको पार्लर की ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हैं,
तो ये दिस इज समथिंग लाइक यू आर टीचिंग देम हाउ टू फिश, और ये उनके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल। अब ये मुझे इसलिए मेरे क्लोज टू माय हार्ट है क्योंकि मेरी मम्मी का बुटीक है और शी हैज बीन रनिंग दैट बुटीक फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स नाउ। और उसमें हमने ये चीज नोटिस करी है कि जैसे इफ यू आर ट्रेनिंग द विमेन, देन व्हाट हैपेंस इज यू आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग द नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि जब आप औरतों को कुछ करना सिखाती हैं या पढ़ाती हैं तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जरूर पढ़ाती हैं। और उसका हमने देखा, ये मेरी पर्सनल लाइफ में भी हमने एक्सपीरियंस किया क्योंकि मम्मी का बुटीक है एंड शी हैज बीन ट्रेनिंग लॉट ऑफ विमेन हाउ टू मेक क्लोथ्स। तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आज अच्छा कर रही है। अब दूसरा आपका जो सवाल था वो ये कि मैंने दो वर्ड्स जो यूज किए, इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट का मैं पहले बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट यूजुअली हर वो चीज होती है जिसमें कि आप अभी का अपना प्रेजेंट प्लेजर त्याग दें और फ्यूचर को संवारने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट है। तो ये बेसिकली इट्स अ सेक्रीफाइस कि हमें अभी का प्लेजर फॉरगो करना है इसलिए क्योंकि ताकि हमें फ्यूचर में कुछ अच्छा मिल सके। ये दैट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट। और यूं तो ऐसे कंसिडर किया जाता है कि अलग अलग एवेन्यूज हैं जहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो दोज आर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। और उसमें भी ये होता है कि अगर आप ने कुछ सोच समझ के किया है, जहां के ऊपर आपको मालूम है कि क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स और पर्पस क्लियर है, तो वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होता है। अदरवाइज अगर किसी को सिर्फ देख के किया है कि किसी और ने ऐसा किया था तो वो स्पेक्यूलेशन में आता है यूजुअली, क्योंकि उनकी सिचुएशन आपकी सिचुएशन हो सकता है अलग हो। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। अब दूसरा है कि सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन बहुत ही कैटेगोरिक डेफिनेशन निकाली गई थी। OECD ने जो डेफिनेशन दी है सस्टेनेबिलिटी की, उसके हिसाब से कि जो हमने प्लैनेट इनहेरिट किया है अपने पूर्वजों से, अपने प्रायर जनरेशन से, हम प्लैनेट को अगर उससे बेहतर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वैसे ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाएं। ये सस्टेनेबिलिटी। तो हम लोग उसी के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, ये तो आमिर अभी आपने बताया इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन, ये दोनों अलग अलग पहलू बता रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये माना जाता है कि वो है जो आप अपने आप में करें। इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला तो इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल वेलबींग, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन मेंटल वेलबींग, तीसरा इन्वेस्टमेंट इन सोशल वेलबींग, चौथा इन्वेस्टमेंट इन स्पिरिचुअल वेलबींग। ये 4 एरियाज हैं जिसमें अगर इंसान इन्वेस्ट करता है तो उसकी जिंदगी जरूर बेहतर बनती है। आप ये जो 4 आपने इन्वेस्टमेंट्स बताए हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इस पे आप थोड़ा सा मतलब हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप इस पे और वो करिए, इलैबोरेट करिए, ताकि अगर कोई इसको अपने जिंदगी में इसको प्रैक्टिस करना चाहे या इसको लाना चाहे, जिससे वो, तो बेसिकली किन अलग अलग फैक्टर्स पे उन्हें काम करना पड़ेगा। जैसे फिजिकल वेलबींग की बात करें तो इसमें फिजिकल वेलबींग में इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने जो बताया था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब वो है कि अभी की आप इमीडिएट प्लेजर फॉरगो करें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए। तो फिजिकल बेनिफिशियली हमारे लिए तब हो सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट कि जब अगर हम कोई ऐसी चीज़ें खाना छोड़ दें जो कि ख़राब हो, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हम अगर वो वाले खाने जो कि हमें मालूम है, आजकल सबको मालूम है कि फास्ट फूड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ और बहुत ज्यादा तेल वाली एग्जैक्टली, तो वो दिखने में बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो उसको अगर हम त्याग दें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है। ऐसे ही सुबह की नींद, अगर जैसे कहा जाता है कि सुबह सूर्य उदय से पहले बहुत नींद आती है, तो उस वक्त की अगर नींद हम त्याग दें
और मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं, तो वो अभी का त्याग लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ वाइज हमें ये फिजिकल वेलबींग के लिए हाँ। इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा मेंटल वेलबींग, किताबें पढ़ना, जैसे फॉर एग्जांपल किताब अगर पढ़ने की बात करें तो ये इट्स अ टास्क। अमूमन ये देखा गया है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोगों की किताबें पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। अभी लोग किताबों से दूर जा रहे हैं। ई बुक्स सोशल मीडिया, मतलब लोग अब पढ़ने से ज्यादा कहते हैं कि हम टॉपिक डालते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, या हम ई बुक्स देखते हैं और उस पे हम सुन लेंगे, विल पुट द ईयर प्लग्स, और ये दिस इज वो सोशल मीडिया से हाँ। मतलब लिमिटेड कनेक्शन रखें, हाँ। क्योंकि वो मेंटल वेलबींग के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन है अगर उसका एक्सेसिव यूजेज हो रहा है तो ये मेंटल वेलबींग के और भी बहुत सारे तरीके हैं। वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड के, वो बता सकते हैं इसका और डिटेल्स, इसको कैसे किया जा सकता है, ये मैंने ब्रीफ में बताया। तीसरा मैं बताऊंगा अपना सोशल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, दे आर आल्सो सोशल बीइंग्स। तो अगर हमें लोग नहीं मिल रहे हैं जिनसे हमारा बात करने का मन होता है, जिन लोगों से हमारा मिलने का मन होता है, तो अगर हमारे चारों तरफ लोग नहीं हैं तो ये देखा गया है कि डिप्रेशन बहुत इजीली हावी हो जाता है उन सोसाइटीज के ऊपर भी कि जहाँ के ऊपर लोगों का मिलना जुलना कम है। हाँ। वहाँ डिप्रेशन ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी है। तो सोशल वाला पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कि 2-3 चीजें एक साथ पूरी करने के लिए आजकल वो योगा क्लासेस होते हैं जिसमें कई लोग ग्रुप में करते हैं, और आपने ये देखा होगा बहुत सारे डांस क्लासेस शुरू हो गए हैं जिसमें काफी लोग एक साथ आते हैं। तो ये सब 2-3 पर्पस हल करते हैं। उसमें फिजिकल वाला भी हो रहा है, उसमें आपका सोशल भी हुआ जा रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए और मेंटल वेलबींग के लिए। एग्जैक्टली। अब तीसरा वाला जो पार्ट है वो है स्पिरिचुअल वाला। स्पिरिचुअल वेलबींग बहुत जरूरी है ऐसे टाइम के लिए जैसा कि टाइम अभी चल रहा है पेंडेमिक का, कि जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। हमको ये नहीं मालूम है कि क्या होगा, कौन सी दवा काम करेगी, नई गाइडलाइंस आती हैं हर थोड़े दिन पर, तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है सोसाइटी में। तो ऐसे वक्त के ऊपर अगर इंसान का दिमाग किसी चीज से संतुलन में रखा जा सकता है तो वो है स्पिरिचुअल। तो ये 4 ऐसे पिलर्स हैं इंसान की वेलबींग के, कि जिसमें अगर इन्वेस्ट करता रहे इंसान तो उसकी आगे की लाइफ जरूर बेहतर होगी। और ये जो 4 आपने बताए हैं, जो अलग अलग बेसिक आपका ये फैक्टर्स हैं, ये इंटरकनेक्टेड भी है हमें। बिल्कुल। आपका मेंटल कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल से कनेक्टेड है, फिजिकल आपका कहीं ना कहीं मेंटल से कनेक्टेड है, तो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड भी है। आई थिंक वन इफेक्ट्स दी एग्जैक्टली वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही होता है। क्योंकि अगर आप देखिए सेहत अच्छी नहीं है किसी की, तो सीधी सी बात है कि अगर सेहत अच्छी नहीं है तो उसका जो मेंटल लेवल है, जो उसकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो कहलाता है, वो सीधी सी बात है सही नहीं रह सकता है। हेल्थ अच्छी होगी तो इंसान को वही चीज, वही सिचुएशन फेस करना इजी हो जाता है। अगर उसकी हेल्थ खराब है, दूसरों की हेल्प नहीं कर सकता, इनफैक्ट उसको हेल्प चाहिए रहेगी दूसरे से। तो अगर कोई ऐसी पोजीशन में है कि जिसको दूसरे से हेल्प चाहिए है, तो उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। और कोई एक ऐसी पोजीशन में है जहां की द पर्सन कैन हेल्प समबडी एल्स, उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग हो जाएगा। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आपने भी देखा होगा, आप जैसे योगा क्लासेस कर रही हैं, तो योगा क्लासेस का जो इफेक्ट है लोगों के ऊपर, इट्स ट्रेमेंडस, बहुत अच्छा होता है। मतलब आई थिंक पैंडेमिक में ऑफ कोर्स एंजाइटी किसको नहीं होती, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो बहुत बैलेंस्ड है उसको भी होती ही है, बिकॉज आइसोलेशन किसी को पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज होती रहे, कुछ होता रहे, तो वो जब एक पॉज पे आ गया तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एनर्जी कहीं फ्लो नहीं हो रही। एग्जैक्टली। सो एनर्जी अगर फ्लो नहीं होती है तो योगा इज वन थिंग विच हेल्प्स टू कनेक्ट बॉडी एंड माइंड। तो बिकॉज हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बॉडी लिथार्जिक हो चुकी है, तो देयर इज ओनली टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। टॉक्सिन्स रिलीज करनी है, टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, फोकस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो यू हैव टू लिव योगा, नॉट डू योगा बट लिव योगा।
Exactly. तो ये सब आई थिंक ये आपका जो आपने ये जो 4 पॉइंट्स बताए हैं आपने, बट एक चीज मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई इंसान इस चीज को कैसे रियलाइज करे, या किस स्टेज पे जाके वो रियलाइज करेगा कि बॉस अब तो बहुत हो गया ना, दिस आई हैव टू वर्क ऑन मेंटल, दिस आई हैव टू वर्क ऑन यू नो फिजिकल, दिस आई हैव टू वर्क। लोग पूरी जिंदगी काट देते हैं और वो रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं कि यहाँ 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 ये फैक्टर्स पे मैंने अगर काम किया होता तो लाइफ वुड हैव बीन 200% बेटर व्हाट इट इज टुडे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अवेयरनेस। अगर इंसान को मालूम है तो वो पहला स्टेज होता है अवेयरनेस का। दूसरा पार्ट कहा जाता है कि अवेयरनेस के साथ साथ अगर उसके ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके उसका आउटकम निकालना, जिसको रिसर्च कहते हैं। कि अगर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और उससे इंफॉर्मेशन से हमने कुछ चीज डिराइव करी, वी केम टू अ कंक्लूजन कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये सेकेंड स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज जो होती है वो तब आ जाती है कि जब हम इसको अपनी लाइफ में जीना शुरू कर देते हैं। तो पहला तो इंफॉर्मेशन हो गया, अवेयरनेस जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा, उस अवेयरनेस से यू डिराइव अ सिचुएशन कि अगर ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, वो सेकेंड स्टेज हुई। अब जब आपने ये डिराइव कर लिया है, आपको ये मालूम चल गया है, आप इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, तो उसको अपनी अमल में लेके आना, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, वो तीसरा स्टेज होता है। तो और ये सबकी अलग अलग है स्टेजेस। कोई लोग दूसरे की गलती से भी सीख लेते हैं, कुछ लोग को टाइम लगता है, कुछ लोग अपनी गलती से भी सीख लेते हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक इट्स ऑलवेज अवेयरनेस एंड लर्निंग प्रोसेस एंड विच आई थिंक नेवर एंड्स, क्योंकि इस दोनों की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए आपका ये जो सीरीज है जिज्ञासा, ये इसकी भी कोई सीमा नहीं है। जिज्ञासा ही है, क्योंकि आज हमने जितनी भी चर्चा की है, आज हमारा ये है कि जितनी भी हमने चर्चा की है, मतलब ये एक हमारा समझिए हर बार हर टॉपिक एक ब्रीफ ही रहेगा। इट विल नेवर बी कंप्लीटेड बिकॉज लाइफ कॉम्प्लेक्स है। इंसान की जिंदगी बहुत ही अलग अलग तरीके से सेक्शंस में बटी हुई है। तो हर एक सेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, हर एक उसके फील्ड के बारे में, हर एक एक्सपीरियंस के बारे में, तो बातें अनलिमिटेड हैं। लेकिन फिर भी हम आज का अपना एपिसोड जो है यही कंक्लूड करेंगे एंड वी विल ब्रिंग इट मोर वेरी सून टू टॉक अबाउट more for the well-being of our society and mankind. And I thank you, Amir, so much, always being there for us, for me, for Sarthi, and for society. Thank you so much. It's always a pleasure. Thank you.